नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टैटिक एग्जीक्यूटिव 2.0 में। दोस्तों, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का संवैधानिक विकास। आज उसकी क्लास 8वीं होने वाली है। तो आज हम भारत के संवैधानिक विकास में दोस्तों पढ़ने वाले हैं अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और श्री राजगोपालाचारी सूत्र और वेवेल योजना। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जो भाई लोग नए चैनल पर आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो बात होती है दोस्तों 3 सितंबर 1939 की, जिसमें लिन लिथगो यानी कि उस टाइम का वो वायसराय था। तो ये कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो ये एक स्टेटमेंट जारी करता है और कहता है कि भारतीय हमारे साथ हैं, जो कि बिना पूछे ही भारतीयों से ये ऐसा स्टेटमेंट जारी कर देता है। इससे भारतीय बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तो होता क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि कब से कब तक चला था, 1939 से 45 तक चला था। इसमें क्या था कि दो चीज़ें मतलब दो राष्ट्र हुआ करते थे। कौन कौन से? तो एक होता था मित्र राष्ट्र जो इसके साथ हुआ करता था, और एक होता था धुरी राष्ट्र यानी कि जो इसके विरुद्ध में था। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? तो ब्रिटेन हो गया, उसके साथ रूस हो गया, और भी राष्ट्र हुआ करते थे, मतलब ये प्रमुख थे। और दूसरी तरफ कौन था कि जर्मनी प्लस जापान और उसके सहयोगी राष्ट्र हुआ करते थे। तो उस टाइम में ब्रिटेन के पीएम जो हुआ करता था यानी कि चैम्बरलेन था, उसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1937 से 40 तक था। उसके बाद अगला जो ब्रिटेन पीएम बनता है विंस्टन चर्चिल बनता है। 1940 से उसका 1945 तक कार्यकाल होता है। आगे आ जाते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव पेश कब होता है दोस्तों? 8 अगस्त 1940, जिसमें कुछ कंडीशन थी। तो उस कंडीशन को आइए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली कंडीशन ये थी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव की ये कंडीशन है कि क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई थी। तो उस चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ। और दूसरा नंबर क्या है? युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना होगी, यानी कि क्या, डोमिनियन की बात कर रहा है। तो ये चीज़ें तो पहले ही भारतीय रिजेक्ट कर चुके थे कि नहीं, अभी डोमिनियन नहीं चाहिए। अब हमको हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी कि पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या था? संविधान बनाना भारतीयों को अपना अधिकार होगा। ये तो भारतीय ही तय करेंगे। ये अगस्त प्रस्ताव में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि जो जिसका देश है वो लोग चाहेंगे ना उसमें संविधान कैसे बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भारतीय देखेंगे, इनको कहने की ज़रूरत क्या है इसमें। और चौथा जो है वो ये कहता है कि अल्पसंख्यकों यानी कि जो कम संख्या के लोगों के जो विचार को भी ध्यान में रखा जाएगा। मतलब क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं उन चीज़ों की। यानी कि अगर बात करते हैं तो इनडायरेक्ट मुस्लिम लीग को बात करता है ये। तो मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको ये लगा कि हमारा सीधा सीधा नाम नहीं ले रहे हैं ये लोग। यानी कि मुस्लिम लीग की सीधी सी बात मुस्लिम लीग को सीधे तरीके से नहीं कह रहे हैं, इसलिए। अच्छा, मुस्लिम लीग कब खुश हो जाते हैं? जब वो कहता है कि मुस्लिम लीग के लिए एक अन्य देश बनाएंगे, तब वो खुश हो जाते हैं। और इसका जो अपोजिशन कर रहे हैं, मतलब अपोज कर रहे हैं, वो चीज़ें ना करते फिर। तो मुस्लिम लीग इसको पहले से ही रिजेक्ट कर देती है। और पांचवा नंबर जो पॉइंट है वो कहता है युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या थी कि अगस्त प्रस्ताव में आई थी। तो कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया पहले से ही। बोला हमारे मन की बात, अब हम सीधी बात कर रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता से कम पर जो समझौता होगा वो नहीं होगा। आप या तो पहले हम फ्रीडम दीजिए तभी बात बनेगी। अब इससे नीचे की जो भी चीज़ें हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं।
फिर अबुल कलाम आज़ाद का एक स्टेटमेंट होता है, वो कहते हैं कि हम इस पर डिस्कस भी नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा है डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आप ऐड कर दीजिएगा डिस्कस भी नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और अगस्त प्रस्ताव को नेहरू जी ने दरवाजे पर जंग लगी कील के समान बताया। यानी किसको? डोमिनियन स्टेट को। वो तो पहले ही से ही कैंसिल है डोमिनियन स्टेट। ये तो ज़बरदस्ती कर लिख रखे हैं कि डोमिनियन स्टेट आपको देंगे। वो चीज़ें पहले ही भारतीय कह चुके हैं कि नहीं, हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेट। पहली सीधी बात है कि पूर्ण स्वतंत्रता हमको चाहिए तो चाहिए, इससे नीचे हम नहीं मानने वाले हैं। और वो किस चीज़ पर ये बात इतनी बहस चल रही है? क्योंकि लेन लेथेगो जो वायसराय था वो कह रहा था, वो इस चीज़ को कह गया था कि इंडियन हमारे साथ हैं, इसलिए। अगला पॉइंट है, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से शुरू हुआ? पवनार आश्रम। पवनार कहाँ पड़ता है? एमएच में, यानी कि महाराष्ट्र में। जो पहले व्यक्ति थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के, वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। और जो दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू थे। जो तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त थे। अब क्या कहते हैं कि ये लोग पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह किस लिए चालू करते हैं? क्योंकि ये पहले ही कहते हैं, ये इनका मेन मुद्दा ये था कि भाई हमारी पहली बात क्या है कि ये बोलने की स्वतंत्रता हमारी छीन ली है। हमें हमसे एक बार डिस्कस तो करना चाहिए ना कि हम भारतीय ब्रिटेन के साथ हैं या नहीं है सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो इस चीज़ के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अगला पॉइंट करता है, जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? पर्ल हार्बर पर। पर्ल हार्बर क्या होता था? उस टाइम में यूएसए का नौसैनिक अड्डा था, जहाँ पर उसके फाइटर प्लेन 100 से भी अधिक को जलाकर राख कर दिए थे। तो अब ब्रिटेन के नए पीएम विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल स्टार्ट होता है, और वो क्या कहता है कि भारतीय आज़ाद हो भी गए तो भी अपना देश नहीं चला पाएंगे। मतलब देख रहे हैं इसकी मंशा क्या है कि पहली बात तो ये चाहता ही नहीं कि भारतीय आज़ाद हों, और दूसरी बात ये कह रहा है कि भारतीय आज़ाद भी हो गए तो अपना देश नहीं चला पाएंगे। ये पहले से ही मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मतलब भगवान के रूप में ऐसे बोल रहा है कि भारतीय आज़ाद हो गए नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चला पाएंगे भाई? क्या तुम ही हो ऐसा कि जो अपना देश चला रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इन पर क्या होता है कि चर्चिल पर दबाव बनाया जाता है। दबाव कौन कहाँ से बनता है? यूएसए के प्रेसिडेंट जो उस टाइम में हुआ करते थे वो थे रूजवेल्ट। और चाइना के प्रेसिडेंट चांग केई शेक थे। और ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे इवोट थे। तीनों ने कहा कि ऐसा है। चर्चिल ने, भाई बात तो बिगड़ गई है, चर्चिल को दबाव मतलब उसके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा अब कि नहीं, कैसे भी करके भारतीयों को ये मनाए। तो उसके लिए क्या होता है कि क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था कि सेकंड वर्ल्ड वार में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करना था। अच्छा, क्रिप्स मिशन की घोषणा कब होती है? तो 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की अनाउंसमेंट होती है। उसके बाद क्या होता है कि 23 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में ये क्या होता है, क्रिप्स मिशन दिल्ली आया है। ये डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, 23 मार्च 1942 में किसकी अध्यक्षता में? स्टेफोर्ड क्रिप्स की। और कहाँ आता है? दिल्ली आता है। तो 24 मार्च को क्या होता है कि गांधी जी से मुलाकात होती है। और गांधी जी पहले ही क्रिप्स मिशन को जो है पूरा जो है डिटेल जो भी था क्रिप्स मिशन में क्या क्या चीज़ें लिखी थी इन्होंने, उस चीज़ को पढ़ते हैं और पहले ही बोलते हैं कि पहली जहाज़ से निकल लो। यानी कि पहले जो उस टाइम में जैसे आप लोग बोलते नहीं पहली फ़्लाइट पकड़ो निकल लो, तो वैसे ही बोलना है उन्होंने कि पहली जहाज़ से निकल लो तुम। तो ब्रिटेन का क्या मतलब था कि ब्रिटेन ये कह रहा था कि ऐसा है, इस क्रिप्स मिशन के जो लेटर था, मतलब जो चीज़ें थी उस पे, तो उसको ये बोल रहा है ब्रिटेन कि सारे नेताओं के पास, सारे नेताओं यानी कि सभी जो पार्टियां थी, जैसे कि मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, अनुसूचित जाति, सिख वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी थी, मतलब सबके जो नेता वगैरह होते थे, लीडर वगैरह, उनके सामने तुम पेश करो। ये चीज़ें कह रहे थे। तो 30 मार्च को क्या होता है कि कांग्रेस के सामने प्रस्ताव
रखा जाता है। तो जो कांग्रेस की आधिकारिक वार्ताकार थे उस टाइम में कौन थे? ऑफिशियल जो नेगोवेटर थे वो कौन थे? नेहरू जी और अबुल कलाम आज़ाद, ये लोग हुआ करते थे। ये बातचीत के लिए उनके पास ये जाता है, मतलब क्रिप्स मिशन जाता है कि ये चीज़ें देखते हैं वो लोग। तो उसमें क्या होता है कि मुस्लिम लीग में जो होता है कौन होता है? वो मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना होता है, उसके पास लेकर जाते हैं। हिंदू महासभा में जो अध्यक्ष होते हैं वीडी सावरकर, उनके पास जाता है ये। अनुसूचित जाति में कौन होते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर होते हैं, उनके पास जाता है। और सिख में क्या होते हैं? सरदार उज्जवल सिंह, उनके पास जाता है। मतलब सभी को ओवरऑल करके ये क्या है, गोल गोल करके सबको दिखाता है, यानी कि क्रिप्स मिशन के बारे में बताता है। तो इसमें क्या कंडीशन क्या थी क्रिप्स मिशन की, उसको पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि भारत संघ बनेगा, यानी कि भारत संघ बनेगा मतलब भारत के टुकड़े की बात कर रहे हैं अब ये, कि भारत के टुकड़े कैसे? जैसे कि होता नहीं कि ब्रिटिश प्रांत उस टाइम कितना होता था? 11 ब्रिटिश प्रांत थे, तो और देसी रियासतें 500 से ज़्यादा थीं। ये कहता है कि जिसकी मर्जी हो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों में से, मतलब दोनों में मिलाकर बोलता है कि जिसकी मर्जी हो चाहे तो शामिल हो या ना हो। तो पहले ही देसी रियासतों तो पहले ही इसको रिजेक्ट कर चुकी थी। देश मतलब इसका क्या मतलब था? देसी रियासतें उस टाइम में 500 से अधिक हुआ करती थी। अगर भारत संघ बनता तो 500 से अधिक जो रियासतें थीं उनका अलग अलग एक संविधान होता, उनका अलग अलग एक एडमिनिस्ट्रेशन होता, सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल ये भारत को बांटने की पूरी नीति बना रखा था। तो उस टाइम में क्या हुआ, ये चीज़ें नहीं मानी जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता था कि भारत को राष्ट्रमंडल और अन्य संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता होगी। यानी कि राष्ट्रमंडल, मतलब समझ रहे हैं, जो भी उस टाइम में ब्रिटेन का उपनिवेशक देश था, वो सारी चीज़ें उसमें जो होता है उसे कहते हैं राष्ट्रमंडल देश। समझ रहे हैं आप लोग? ये चीज़ें हो गई। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाएंगी। ऐसा क्या होता है संविधान सभा में? क्या होता है, जैसे ब्रिटिश क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या करेगा, ये चुनाव करवाएगा। और देसी रियासतों में क्या होता है कि मनोनीत, यानी कि नॉमिनेटेड के आधार पर संविधान सभा बनेगी। ऐसे करता है। चौथा पॉइंट क्या होता है कि डोमिनियन स्टेटस की बात हुई है। डोमिनियन स्टेटस यहाँ पे फिर भी ला दिया गया, क्योंकि वहाँ पर अगस्त प्रस्ताव में ये भी आया, और डोमिनियन स्टेटस अब भी बात हो रही है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है ना। आप लोग भी सुन सुन के बोर होंगे, डोमिनियन स्टेटस कितनी बार आएगा भाई। अगला पॉइंट है, पांचवा, क्या कहता है कि वायसराय परिषद में सभी भारतीय होंगे। ये भी कह देता है ये कि जो वायसराय की कार्यकारिणी में जो परिषद था वायसराय का, उसमें क्या होंगे कि सभी भारतीय होंगे, ऐसा भी इन्होंने कहा। लेकिन भारतीय क्या हैं कि मानने वाले हैं नहीं, सीधी बात है कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए तो चाहिए। अब इसमें पट्टाभी सीतारामैया का एक स्टेटमेंट होता है, कहते हैं अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र, यानी कि जो क्रिप्स मिशन है उसे कहा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव का मॉडिफिकेशन वर्जन है, बस ये कुछ और कुछ नहीं है। और गांधी जी कहते हैं कि टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, यानी कि जो बैंक होता है, कहने का मतलब टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक हो, ऐसा उन्होंने गांधी जी कहा। और नेहरू जी इसी लाइन में जोड़ते हैं कि जिसका बैंक दिवालिया होने वाला हो, यानी कि कुछ भी नहीं बचने वाला हो। तो इसलिए ये दोनों का स्टेटमेंट होता है। अगला पॉइंट है कि 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है, विफल हो जाता है। जैसे अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया, वापस चला गया, तो वैसे 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन को वापस भेज दिया जाता है कि भैया जाओ, अब तुम्हारी बात बनने वाली नहीं है। अब पढ़ लेते हैं क्रिप्स मिशन की विफलता का प्रभाव क्या है। तो 14 जुलाई 1942 को क्या होता है कि कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वर्धा में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का एक नारा देते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं ये। ठीक है दोस्तों।
फिर क्या होता है कि 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, 8 अगस्त 1942 को क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और यही अगस्त क्रांति में यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा गांधी जी देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में। उसकी कंडीशन क्या थी कि जो गांधी जी कहते हैं कि जो ऑफिसर रैंक के हैं वो अपनी जॉब करते रहें, वो जॉब ना छोड़ें, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार की नीति है ना उसका विरोध किया जाए। वो ये कह रहे थे कि उसका आप विरोध करिए। अच्छा, दूसरा कौन सा था, दूसरा सिपाही वर्ग था। उनको भी कहा जाता है कि भाई आप जॉब करते रहिए, लेकिन ब्रिटिश सरकार के जो आदेश है उसको आप पालन ना कीजिए। तीसरा कृषक वर्ग होता है, उनको भी कहा जाता है कि आप एग्रीकल्चर कीजिए लेकिन टैक्स वगैरह बिल्कुल भी मत दीजिए। तो ऐसा भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन की कंडीशन रखी गई थी। फिर आगे क्या होता है कि विरोध के लिए कि समानांतर सरकारें का गठन होने लगता है। जैसे बलिया में चित्तू पांडे ने अपनी सरकार अलग से बना ली कि भाई हम अपने जो प्रांतीय सरकार थे, तो क्या होता था कि प्रांतीय सरकार ये बोलने लगी भाई अपने हम अपने प्रांत के राजा हैं, हम जो मर्जी चाहेंगे वो करेंगे अपने प्रांत में। तो वैसे समानांतर सरकारें सितारा में भी वाईवी चौहान की बन गई, तमलुक यानी कि वेस्ट बंगाल में भी बन गई थी, तलचर उड़ीसा में भी बन गई थी। तो समानांतर सरकारों का भी गठन स्टार्ट हो गया था विरोध के लिए। आगे आ जाते हैं, समर्थन किसने नहीं किया था। तो समर्थन किसने नहीं किया, तो कौन कौन से, तो सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसने नहीं किया था। अच्छा, इसने क्यों नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था कि ब्रिटेन के साथ रूस था। रूस एक क्या होता था, साम्यवादी देश था। साम्यवादी का मतलब समझ रहे हैं, जो धर्म और जाति के आधार पर ना देखकर मतलब इक्वली हर चीज़ समांतर भाव से देखता था, समान भाव से। इसलिए क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो उसके बोले कि हम रूस के साथ रहेंगे, रूस जिधर रहेगा हम उधर ही रहेंगे। तो इसने समर्थन नहीं किया भारत छोड़ो आंदोलन का। अब मुस्लिम लीग क्या कहती है कि भारत जो है एक हिंदू मतलब मेजॉरिटी देश है, हिंदू यहाँ पर अधिक हैं, तो हमारे मुस्लिमों की जो है बात तो रखी नहीं जाएगी। इसलिए इसने क्या किया, समर्थन नहीं किया, सपोर्ट नहीं कर रहा था। हिंदू महासभा क्या है कि भाई वो कह रही थी कि भाई सही बात है, मुस्लिम लीग को भी हम देखने वाले हैं बराबर भागों में। तो इसने इसलिए नहीं किया था हिंदू हिंदू महासभा ने। तो ये 3 पार्टियां ऐसी थी जो समर्थन नहीं कर रही थी। अगला पॉइंट है सी राजगोपालाचारी फार्मूला क्या कहता है। तो सी राजगोपालाचारी फार्मूला के एक ही मतलब था कि भाई मुस्लिम लीग, एमएल का मतलब समझ रहे हैं आप, मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस, इनको क्या करना था कि एकीकरण में लाना था कि भाई ये सारी चीज़ें छोड़ो और एक हो जाओ और देश को जो है ना स्वतंत्रता दिलाने में सहायक बनो। ऐसा इनका फार्मूला था। अच्छा, अब ये आता होगा भाई, जुलाई 1944 में सी राजगोपालाचारी फार्मूला पेश किया जाता है, बात कही जाती है उसकी। अब होता क्या है कि जैसे जो पूर्वी पाकिस्तान था, ये क्या है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, कौन सा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो ये क्या कहते हैं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का सीमांकन कर देते हैं हम, यानी कि सीमांकन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो एरिया हैं वोटिंग के आधार पर दिए जाएंगे। तो इससे जो क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है जब वोटिंग का नाम सुनता है तो वो भड़क जाता है, वो एक्सेप्ट इस चीज़ को नहीं कर रहा था। आगे कुछ नाम है जैसे कि भूला भाई देसाई प्लस लियाकत अली, ये क्या होते हैं कि अब इस टाइम में क्या होते थे कि सारे नेताएं जो नेता लोग जो भी थे वो अरेस्ट हो चुके थे। तो उसमें कुछ बचे कुछ नेता थे जैसे कि भूला भाई देसाई और लियाकत अली, ये आपस में समझौता करते हैं कि भैया ऐसा है कि 50-50 सीट जो है, 50-50% सीट जो है उसमें दोनों लोग को दी जाएंगी, हिंदू को भी और मुस्लिम को भी। तो ऐसा होता था। आगे आ जाते हैं दोस्तों वेवल योजना में। वेवल योजना क्या कहती है,
अब वेवल योजना होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल पढ़ लेते हैं पहले। ये तो बॉक्स में बना है कि अब लिनलित को क्या होता है कि इसको वापस बुला लिया जाता है कि भैया तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम वापस आ जाओ। उसकी जगह जो है वेवल को भेजा जाता है। अब वेवल क्या करते हैं उस टाइम में, क्या होता है कि जब वेवल को भेजा जाता है तो उस टाइम में क्या होता है कि ब्रिटेन में चुनाव चल रहे होते हैं। चुनाव किस किस के बीच में होते हैं? चर्चिल और एटली के बीच में होते हैं। अब ये कब होते हैं? इसी दौरान होते हैं जब वेवल योजना पेश की जाती है। तो एटली का एक मुद्दा था कि हम जब जीतेंगे चुनाव जो है ना, तब भारत की स्वतंत्रता पर विचार करेंगे। यानी कि ये क्या सोच रहा था कि भारत को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और इटली तो पहले से ही सोच रहा था कि भाई भारत तो स्वतंत्र हो जाएगा तो हमारे खर्चे वगैरह कौन उठाएगा, मतलब सारी चीज़ें जो भी चल रही थी, तो वो उस चीज़ को मायने रख कर जो है कह रहा था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ओवरऑल उसका जो माइंडसेट था वो फ्रीडम दिलाना भारत को नहीं था, ऐसा था। लेकिन इटली के जो है वो दूसरी माइंडसेट का था। वो बोल रहा था ऐसा भारत की स्वतंत्रता पर विचार करना चाहिए, भाई उसको भी स्वतंत्र होना चाहिए उस देश को भी। अब चर्चिल के समय क्या था? चर्चिल से और भी जनता क्यों नाराज थी उसका भी एक कारण है कि 1942 से 43 के बीच में जो है बंगाल में अकाल पड़ता है। क्यों अकाल पड़ता है? क्योंकि जो भी सिंचाई के वगैरह के जो है उधर चावल वगैरह ज़्यादा होते हैं, सिंचाई वगैरह के जो है स्रोत नहीं मिल पाया। उससे क्या होता है चावल पैदा नहीं हुआ, तो 30 लाख लोगों की जान चली गई। भाई अकाल पड़ता है तो क्या होगा? 30 लाख लोगों की जान जा चुकी थी इसलिए, और इससे भारत की जनता जो है नाखुश थी। अब वेवल योजना की तरफ आ जाते हैं। अब ये क्या होता है, कहता क्या है? तो वेवल योजना पेश कब होती है? 14 जून 1945 को पेश किया जाता है। अब इसके भी कुछ पॉइंट हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि कार्यकारिणी में वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा सभी भारतीय होंगे, है ना? क्या? वायसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा सभी भारतीय होंगे, ऐसा पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कार्यकारिणी में हिंदू और मुस्लिम को बराबर होंगे। यानी कि जो कार्यकारिणी थी वायसराय की उसमें हिंदू और मुस्लिमों को बराबर करने की बात हो रही थी। और जो तीसरा पॉइंट था क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के जो सभी नेता गिरफ्तार हो गए थे तो उनको रिहा करने की बात कही गई कि रिहा हो जाएंगे वो लोग। ऐसा ये लोग करते हैं तो वो क्या होते हैं, रिहा हो जाते हैं। अब आ जाते हैं शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन किस लिए हुआ था कि जो चीज़ें ये चल रही थी उसका एक समझौता के लिए कि आइए हम शिमला चलते हैं, वहाँ पर डिस्कस करते हैं क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं। तो 25 जून को क्या होता है, शिमला सम्मेलन आयोजित होता है 14 जुलाई 1945 में। अब इसमें क्या होता है, कांग्रेस की तरफ से कौन होते हैं? अबुल कलाम आज़ाद। और मुस्लिम की तरफ से आपको पता ही है कि एक ही व्यक्ति है, वो है जिन्ना। ये दोनों जाते हैं वहाँ पर। अब क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि कार्यकारिणी में मुस्लिमों का चुनाव जो है वो एमएलए यानी कि मुस्लिम लीग करेगी। इस चीज़ को ये जो है कांग्रेस तुरंत क्या होती है कि एग्री नहीं करती है ये चीज़। क्यों नहीं एग्री करती? इसलिए शिमला सम्मेलन भी विफल हो जाता है। अच्छा, क्यों नहीं एग्री करती है? क्योंकि भाई ये कहा जाता है ना कि कार्यकारिणी में जो मुस्लिमों का चुनाव जो होना चाहिए ना वो मुस्लिम लीग नहीं करेगी, बल्कि वो चुनाव होकर खुद ही सामने आएंगे ना, कि जिनको जनता चाहेगी उसको चुनाव में वोट देगी, वो उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए। लेकिन उसको जिन्ना ने दिमाग लगाकर बोला कि ऐसा नहीं, मुस्लिमों को जो चुनाव होगा वो मुस्लिम लीग ही तय करेगी किस कैंडिडेट को सामने लाना है। तो इसलिए क्या होगी, कांग्रेस इससे नाखुश थी और इसे अस्वीकार कर देती है। तो ये रहा दोस्तों आज का कंटेंट। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।